चुनाव में अभी वक्त है, मगर उत्तर प्रदेश जैसा एक राजनीतिक प्रदेश चुनाव के बहुत पहले से अपनी हलचल तेज कर देता है। उस लिहाज से आज की तारीख भी बहुत खास हो जाती है, 15 जनवरी। और 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश में दो महिलाओं का एक साथ जन्मदिन पड़ता है। अजीब सी नायाब सी ये बात है। पहली महिला हैं उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, बहुजन समाज के लिए नेता कम एक इमोशन बन चुकी आदरणीय मायावती जी का हम उनको भी उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद देते हैं। और दूसरी महिला हैं उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव जी, उनका भी आज ही जन्मदिन होता है, हम उन्हें भी बहुत बधाई देते हैं। और आज इन दोनों लोगों के जन्मदिन के मौके के आसपास उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से कुछ भविष्य के संकेत दिखाई दिए। एक तरफ जहां आदरणीय मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम उस पर बात करेंगे कि कैसे उन्होंने क्या क्या इशारा किया है और कैसे वो पुरानी कुछ चीजों को फिर से वैसे याद कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ डिंपल यादव जी का जन्मदिन मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर उत्सव जैसा माहौल बन गया। और इन दोनों के बीच में शुरू करें बात एक ट्वीट से। पिछली बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जब बहन जी को बधाई देते हुए ट्वीट किया था तो एक लाइन में बधाई दे दी थी, एक औपचारिक सी सीधी सपाट बधाई। और इस बार जब उन्होंने ट्वीट किया तो गौर से इस ट्वीट को पढ़िए और फिर इससे कयास लगाइए कि आगे इसके क्या क्या निहितार्थ हैं। अखिलेश यादव जी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आदरणीय सुश्री मायावती जी को जन्मदिन के हार्दिक बधाई। उनको स्वस्थ स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने जीवन भर प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित व अपमानित समाज के मान, सम्मान और अधिकारों के लिए जो रात दिन अनवरत संघर्ष किया और संविधान विरोधी, गौर से समझिएगा, संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी साथियों को जिस तरह ललकारा वो निरंतर रहे, इस कामना के साथ उनको जन्मदिन के पुनः बधाई। देखिए, राजनीतिक गलियारों में इसके कई अर्थ निकाले जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव जैसा एक राजनीतिक व्यक्ति जिसकी भाषा में इतना संयम, धैर्य, सहनशीलता दिखती है, उन्हें मैं बार बार कहता हूं कि बेईमान पत्रकार को भी ईमानदार बोल करके बेईमान से बड़ा तमगा दे देते हैं, उन्हें अपना जबान खराब नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अखिलेश यादव एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत में आने से रोक दिया, पीडीए बना करके। संविधान के नैरेटिव पर उत्तर प्रदेश ने 43 सीटों पर बीजेपी को हरा दिया और उसके बाद से पीडीए समाज यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, आदिवासी सब मिला करके जो 90% कमेरा है, 90% आवाम है, उसके साफ तौर पर पैरोकारी करने की अपनी पॉलिटिक्स पर खड़े हैं। ये वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो कभी जिलों का नाम बदलती थी, प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ती थी या बाबा साहब का नाम नहीं लेती थी। ये वो बदली हुई अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है जो अखिलेश यादव जी के सामने पूरे प्रदेश में मान्यवर कांशीराम की जयंती मनवाती है। पूरे प्रदेश में बहुजन महापुरुषों के पोस्टर, बैनर, जयंती समारोह, विचार, पीडीए सब कुछ उनके साथ चल रहा है। तो ये ट्वीट बहुत दूर तक अर्थ देता है। फिर दूसरा इसका अर्थ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी ये पीडीए समाज के खिलाफ खड़े हैं और संविधान विरोधी हैं। ये तो साबित भी हो रहा है। उन्होंने अपना एक पैगाम भी दे दिया। आदरणीय मायावती जी को बड़ी हैं वो उम्र में, आपको ये तस्वीरें याद होंगी 2019 के चुनाव में जब 1993 का इतिहास दोहराया गया था, मिले मुलायम कांशीराम। बीच में मैं फिर से रोक के आपको कहता हूं कि मेरी जो अभी किताब प्रकाशित हुई है ना, जाति जनगणना, ये वाली, इसको पढ़िएगा जरूर। इसमें तो पूरा एक चैप्टर ही है बहुजन समाज की पॉलिटिक्स, मंडल आंदोलन, मंडल के खिलाफ कैसे कमंडल आया, कैसे बीजेपी ने मंडल के आड़ में कैसे समर्थन वापस लेने के लिए कमंडल का रथ निकाला, रथ पकड़ा गया, और दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद का विध्वंस करवा दिया बाद में।
और उसके बाद भी मिले मुलायम कांशीराम और बीजेपी को हरा दिया। वो बहुजन एका बनी थी और मैंने बहुत विस्तार से अपनी किताब में एक चैप्टर लिखा है, लिंक नीचे मिल जाएगा, किताब जरूर पढ़िएगा, समझदारी आपको साफ होगी इतिहास के तथ्यों के साथ। तो ये जो लड़ाई लड़ी गई है संविधान की और मंडल कमीशन की, इसे लड़ने वाले बहुजन समाज के ये नेता थे और उसे इतिहास को दोहराया था 2019 की इस तस्वीर ने, जब अखिलेश यादव जी ने बुआ और बबुआ एक हुए हैं इस बात को एक इनिशिएट किया और आदरणीय मायावती जी ने उसे एक बड़ा दल दिखाते हुए एक बड़े गठबंधन की तरह बनाया। फिर गठबंधन चुनाव के बाद अचानक टूट गया, लेकिन गठबंधन का परिणाम क्या निकला पता है? साल 2014 में समाजवादी पार्टी के 5 सांसद, बसपा 0। साल 2019 के गठबंधन के बाद समाजवादी के 5 सांसद, बसपा 10। साल 2024 में फिर अलग अलग लड़े, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद, बसपा 0। मैं ये नहीं कह रहा हूं, राजनीति है, कभी भी कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है। सपा भी कितना 3-4 लोग बचे थे संसद में, एक समय वो भी था समाजवादी पार्टी का। रामपुर और आजमगढ़ हार गई थी सपा। आगे भी चुनाव है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। लेकिन आदरणीय मायावती जी ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर से उन्होंने वही सारे इतिहास दोहराए कि गठबंधन का फायदा बीएसपी को नहीं मिलता है। ये एक परिणाम मैंने बताया। और बहन जी चूंकि बड़ी नेता हैं, देखिए अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है उसमें एक पैगाम है कि भाजपा और उनके संगी साथी लोग इस पीडीए यानी बहुजन समाज के सबसे बड़े दुश्मन है। इस बहुजन समाज के सबसे बड़े दुश्मन को रोकने के लिए जो लड़ाई आदरणीय बहन जी ने वंचितों, शोषितों, उत्पीड़ितों के हक के लिए लड़ी थी, उस लड़ाई को फिर से लड़ने का बिना डरे, बिना समझौता किए, बिना पीछे हटे वापस लड़ने का सही वक्त आ गया है। क्योंकि 2027 में अगर बीजेपी फिर से यूपी जीत गई तो उसके बाद इस देश में न तो संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा, न जो अधिकार आपको पीडीए समाज को मिले वो कुछ भी बचने वाले। सपा बसपा बचेगी नहीं बचेगी ये बाद का प्रश्न है। इस देश में गुलामी वापस आ जाएगी, ये चुनाव आपके सामने है। इसलिए अखिलेश यादव ने एक बड़ा पैगाम और बहन जी को याद किया, आदरणीय मायावती जी को, वो उन्हें बुआ करते हैं सम्मान से। और आज भी उनके उस ट्वीट में एक हिडन संदेश है। एक पैगाम आदरणीय मायावती जी के लिए और एक पैगाम पीडीए समाज के लिए कि ये जो आज बीजेपी और आरएसएस मिलकर के संविधान को खोखला कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने के लिए निजीकरण ले आ रहे हैं, एनएफएस कर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने। पीडीए समाज का संविधान बदलने के लिए बार बार नारे लगाते हैं, कभी मनुस्मृति का राज बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकालते हैं, आडंबर पाखंड में पूरे देश को फंसा दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा 90% लोग पीडीए के फंसे हैं। आडंबर पाखंड में कथा सुनने जा रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, वो दंगे में मारे जा रहे हैं, वो बीमारी में हैं, हॉस्पिटल में लाइन लगाए हैं, वो बेकार हैं, मजदूर बन के खड़े हैं, किसी तरह 100 रुपए का जुगाड़ हो जाए, शाम को खाने पीने का जुगाड़ हो। उस पूरे बहुजन समाज की धज्जियां उड़ाने का काम बीजेपी ने किया। आदरणीय मायावती जी बीजेपी की इस कृत्य पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती ही नहीं। अब इस आज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखिए, वो अपने पार्टी को पैगाम भी दे रही है। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही जो कहना चाहिए एक नेता को। उनका शासन कई मामलों में अच्छा था, कई मामलों में उन्होंने अपने कार्यकर्ता को आत्मविश्वास दिया, ताकत दी, सम्मान दिया। ब्राह्मण नाराज हैं कि क्षत्रिय नाराज हैं, थोड़ा उधर भी 2-4 चीजें उन्होंने उछाल दी कि 2007 याद करो कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा, उस तरह का कुछ इशारा भी किया। हालांकि उन्होंने बाद में यादवों पर भी टिप्पणी की कि हम उनके समाज का भी हित रखेंगे, हम जाटों का भी हित रखेंगे, हम बहुजनों का भी हित रखेंगे। लेकिन बार बार आज जो है, मतलब सपा पर आप ज्यादा हमलावर हो जाए कोई बात नहीं, राजनीति है, कोई पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलती हैं, लेकिन आज जो बीजेपी सत्ता में है उससे आप एकदम आंख में आंख मिला करके कड़ा सवाल न पूछ पाए, उनको ये चेतावनी न दे कि अगर तुमने संविधान से खिलवाड़ किया तो पूरा बहुजन समाज सड़क पर उतरेगा। अगर तुमने आरक्षण को खत्म करने के लिए जो निजीकरण कर रहे हो, इसको अगर तुम रोके नहीं तो सड़क पर तुम उतर जाएंगे। तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी कवायद को रोकोगे नहीं तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे। एक भी चीज पर यह तेवर नहीं दिखता। जैसे कांग्रेस की आलोचना, फिर सपा की, सबसे ज्यादा सपा की आलोचना, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल अपोनेंट है, एक बात समझ में आती है। फिर कांग्रेस बीजेपी सब बराबर, सरकार में बीजेपी है। 9 साल होने जा रहे हैं यूपी में और 12-13 साल हो जाएंगे केंद्र में।
धज्जियां उड़ाने का वक्त है इस समय बहुजन समाज के नेताओं के लिए, वरना यह गुलामी वापस आने वाली है। तो ये दोनों तरफ से जो पैगाम यूपी की राजनीति में दिख रहा है, इसका क्या असर दिखेगा? वो ट्वीट मैंने पढ़ के सुनाया। अब आदरणीय मायावती जी के कुछ बिंदु देख लीजिए, कैसे वो फिर से प्रमोशन रिजर्वेशन को याद कर रही हैं, गठबंधन हुआ तो फायदा नहीं हुआ ये याद कर रही हैं, फिर छोटी छोटी बातें कह रही हैं कि कैसे वो आगे की रणनीति बनाएंगी, और किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। बीजेपी गठबंधन कर रही है, राजभर को रखी है, निषाद को रखी है, अनुप्रिया पटेल को रखी है, आशीष पटेल को रखी हुई है, उनको जयंत चौधरी को रखी हुई है। बीजेपी जो पूर्ण बहुमत अकेले ला सकती है, और आदरणीय मायावती जी कहते हैं हमें फायदा नहीं होता इसलिए हम गठबंधन नहीं करेंगे। क्या बहुजन समाज के, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग आज की राजनीति को, कांशीराम जी ने अपने समय में रणनीति बनाई और बाद में रणनीति बदली, आज जहां 2025, 26, 27 है, क्या ये रणनीति कारगर है? क्या उन्हें लगता है कि इस तरह के, अब मेरठ में इतना कुछ हुआ, आप कहां खड़े थे? ये सारे सवाल आज के हैं, और सरकार जितना कुछ कर रही है इसके खिलाफ अगर आज खड़े नहीं होंगे तो मुश्किल होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक मैसेज दिया है उस बहुजन समाज को, और देखिए हर दौर में यह हुआ है। मैं आखिर में एक बात बताऊं, बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी में काम करना चाह रहे थे मान्यवर कांशीराम, नहीं कर पाए। महाराष्ट्र में काम करना चाह रहे थे, नहीं करने दिया गया उन्हें। वो नई पार्टी बनाते हैं, बाबा साहब की बनाई पार्टी मान्यवर कांशीराम नहीं चलाते हैं, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। वो बसपा बनाते हैं, पहले डीएस4 वाम से, फिर बसपा बनाते हैं और अलग पार्टी बना करके अपना काम करते हैं। उनके काम करने का तरीका अलग था, कामयाब होते हैं, फिर बाद में आप उनकी आलोचना करेंगे तो करिएगा कि हाँ आरएसएस बीजेपी के साथ भी सरकार बनाई। लेकिन जैसे अब कांशीराम जी का नाम लेकर के आजाद समाज पार्टी भी बन गई है, नाम लेकर के कौन किसका वारिस है, बड़ा सवाल यह है। या आज के सवालों पर जो लड़ रहा है, संविधान बचाने की लड़ाई, सबसे ज्यादा आरक्षण बचाने की लड़ाई, उसको समाज नेता मानेगा। प्रकाश अंबेडकर तो आज भी लड़ते हैं महाराष्ट्र में, पता लगा लीजिएगा क्या करते हैं वो राजनीति के समय। आप पता लगा लीजिएगा कि रामदास अठावले कहां खड़े हैं, आप पता लगा लीजिएगा कि जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल सारे सत्ता के साथ खड़े हैं, और उसके बाद फिर वो बहुजन समाज के भी साथ खड़े हैं। दोनों कैसे हो सकता है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एकदम लकीर खींचने जा रही है? और 2027 के लिए रणनीति क्या बनेगी बहुजन समाज पार्टी की, और बीजेपी को इससे फायदा होगा या नुकसान, ये मैं आपके लिए सवाल छोड़कर जा रहा हूं। मैं भी इस पर सोचूंगा और आगे आपसे अपनी राय रखूंगा। लेकिन जो पैगाम डिंपल जी ने, आपको जाते जाते एक तस्वीर दिखाता हूं। डिंपल जी ने मायावती जी के पैर छुए, और उसी मंच पर आकाश आनंद खड़े थे, उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी का पैर नहीं छुआ। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं।